मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 5वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत पे है। इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत की बात करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है उसकी एनर्जी की गणना करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसको ज़ेवोइस्किर ने 1944 में खोजा था और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो दूसरे नाम हैं वो हैं EPR इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, EMR और ESR। EMR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चाहे आप इसको EPR बोलिए या EMR बोलिए या ESR बोलिए, उसका एक ही अर्थ है, पर ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो परिभाषा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये भी आती है। यहाँ पर जो रेडिएशंस अपन यूज़ करेंगे वो है माइक्रोवेव, और जो पदार्थ या मैटर अपन लेते हैं इसमें वो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं या रेडिकल्स हो सकते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य उपयोग, हालांकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पर मुख्य उपयोग यहाँ पे नीचे कुछ दिखाए गए हैं। जैसे मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं या ऐसी स्पेशीज़ बनती हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी क्रिया विधि का अध्ययन इस मेथड से किया जाता है। दूसरा, ट्रिपलेट स्टेट का अध्ययन करने में। ट्रिपलेट स्पेशीज़ आपको मालूम है किस प्रकार होती है, कैसे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में राइट हैंड साइड में ये दो एनर्जी लेवल हैं। नीचे वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है, ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन कहाँ है? ऊपर है। मतलब दोनों पैरेलल स्पिन है और दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर हाफ हाफ है। तो टोटल क्वांटम नंबर इसका स्पिन क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। अब डिजनरेसी बराबर होता है 2s+1, s बराबर 1 यहाँ रख दीजिए आप, तो 3 आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो स्टेट है ये कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट। और दोनों अगर स्पिन अपोजिट होती तो ये सिंगलेट होता। फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अध्ययन में होता है इसका उपयोग। और बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती है जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे बी का दिखाया गया है, बी को। और ये हाईली रिएक्टिव स्पेशीज होती हैं, इनका भी अध्ययन अपन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। तो ये हो गए बहुत संक्षेप में इसके एप्लीकेशन। अब ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एनर्जी के लिए कैसे डेरिवेशन निकाला जाता है, किया जाता है, तो वो बताने के पहले आप अपने दिमाग में बहुत ब्रीफ में इसके सिद्धांत को बैठा लीजिए कि एक्चुअली ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आखिर होता क्या है। इसमें देखिए आप, E मतलब इलेक्ट्रॉन, S मतलब स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन कर रहा है। और रेजोनेंस, तो ये किस प्रकार से होता है इसको आप समझ लेंगे तो बाकी पूरा लेक्चर समझने में आपको बड़ी आसानी जाएगी। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन करता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको PE से दर्शाते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो नेचुरली कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है वो। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो है μe। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम PE है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का μe है। ये PE और μe बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, और पूरे डेरिवेशन में आगे भी ये आती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए इस नीचे डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और
उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम नीचे की तरफ है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, उसके पी और उसके म्यू ई दोनों की दिशाएं एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होती हैं। अगर यहाँ न्यूक्लियस लेते हैं अपन, जैसे एनएमआर में अपन देखेंगे बाद में, तो उसकी डायरेक्शन एक सी होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की जो दिशा है उसके कारण जो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली नीचे, परंतु मैग्नेटिक मोमेंट उसका ऊपर की तरफ है। इस स्थिति में उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2, दो एनर्जी लेवल्स होंगे, परंतु दोनों के मान एक से होने के कारण ये डीजनरेट एनर्जी लेवल कहलाते हैं। ये देखिए डीजनरेट एनर्जी लेवल। परंतु जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड एच को अप्लाई करते हैं बाहर से, तो क्या होता है, ये दोनों एनर्जी लेवल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं E1 और E2 में। एक लोअर एनर्जी स्टेट हो जाता है, एक हायर एनर्जी स्टेट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना E1 में है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है डेल्टा ई, इसको अपन निकालेंगे बाद में, पर अभी अपन लिख लेते हैं इसको। डेल्टा ई बराबर होता है जी ई बीटा ई एच। जी ई को कहा जाता है लिंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर और इसका मान 2.0023 होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। बीटा ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का बोर मैग्नेटॉन और एच आपको मालूम है फील्ड स्ट्रेंथ है। तो कुल मिला के जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो डीजनरेट एनर्जी लेवल होते हैं, दो लेवल हम रहते हैं परंतु एक सी ऊर्जा के, परंतु जैसे फील्ड अपन लगाते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि रेजोनेंस कैसे होता है और क्या होता है रेजोनेंस। अब अपन ये चाहते हैं, इस डायग्राम में देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे है ये ऊपर चला जाए। तो कैसे ऊपर जाएगा, ऊर्जा लेके जाएगा, एनर्जी लेके। तो इसको एनर्जी कहाँ से देंगे अब अपन, माइक्रोवेव रेडिएशंस को बाहर से अपन इंसिडेंट करते हैं जिसकी एक निश्चित आवृत्ति या ऊर्जा होती है। तो ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है जिनको अपन बाहर से ला रहे हैं, इसकी एनर्जी जब E1 और E2 के ऊर्जा के अंतर के बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है। ये देखिए एरो से दिखाया है, ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस। और इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है कि रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू आर बराबर होगा इन दोनों के ऊर्जा के अंतर के, मतलब डेल्टा ई के। तो अगर एच न्यू आर इक्वल्स टू डेल्टा ई हो जाता है तो इसका अर्थ होता है कि रेजोनेंस हो गया। और डेल्टा ई बराबर आपको मालूम है जी ई बीटा ई इंटू एच होता है। तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस होने का मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने और वो ऊपर चला गया। जैसे ऊपर जाता है आप देखिए उसकी स्पिन चेंज हो गई है। तो ये स्पिन चेंज जो होती है ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके बाद होती है। इसको फ्लिपिंग भी कहा जाता है, फ्लिपिंग। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्य करती है। अब अपन क्या करेंगे, अब जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी इसके लिए इक्वेशन को अपन डिराइव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है, ये म्यू ई है ऊपर की तरफ और ये पी ई है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मान होता है h/2 अंडर रूट s इंटू एस प्लस 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। s स्पिन क्वांटम नंबर है, h/2 कांस्टेंट है और p है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो स्पिन कर रहा है और उसके कारण उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, तो अपन इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एक तरह से इस प्रकार है कि एक सर्कुलर वायर लिया है और उसमें करंट पास कर रहे हैं अपन। तो करंट चूँकि इलेक्ट्रॉन से बनी होती है तो इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से गति कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन भी स्पिन कर रहा है। इसको कहा जाता है रोटेटिंग शेल मॉडल। इस मॉडल को जब अप्लाई करेंगे अपन इस अपने केस में, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बराबर होता है क्यू ई इंटू पी ई अपॉन 2m ई इंटू सी। क्यू ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और पी ई है एंगुलर मोमेंटम, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी है लाइट की वेलोसिटी। तो इस मॉडल को अपन ने अपने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के केस में अप्लाई किया।
अब चूंकि इस मॉडल को अपन ने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के केस में अप्लाई किया है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 जो आया था उसको GE से गुणा करेंगे, एक फैक्टर है ये GE। तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा आपको, म्यू इक्वल्स टू माइनस GE/QE/PE/2MC। सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं, केवल यहाँ GE भर आ गया है। और एक चीज़ और आप देखेंगे, यहाँ माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ये दर्शाता है कि म्यू ई और GE दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब PE का मान इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा है एंगुलर मोमेंटम का, उसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल गया। म्यू ई इक्वल्स टू माइनस GE वैसे ही लिखा है, माइनस GE वैसे ही लिखा है, QE वैसे ही लिखा है, यहाँ भी लिखा है। PE के बदले अपन लिखेंगे h/2π√s/s+1 और /2MEC। तो इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस GE ब्रैकेट में QEh/4πmc ब्रैकेट क्लोज √s/s+1। ये जो ब्रैकेट के अंदर राशि अपन ने ली है, ये चूंकि सारे कांस्टेंट्स हैं तो इनको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं और उसको कहा जाता है बीटा ई। और बीटा ई का मान QEh/4πmc के बराबर होता है और इसको इलेक्ट्रॉन का बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है, 9.278273 इंटू 10⁻⁻24 जूल्स पर टेस्ला। यहाँ टेस्ला क्या है, T, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की एक इकाई होती है। तो ये इक्वेशन 5 आ गया। अब इक्वेशन 5 को अपन ने फिर से यहाँ पे लिख लिया है, इक्वेशन 5 को फिर से अपन ने यहाँ पे लिख लिया है। और अब स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन को अभी तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर से नहीं लगाई गई थी, पर अब क्या करेंगे अपन, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे आप, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल H से दर्शाई हुई है और वर्टिकली ऊपर है ये, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे अपन, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H और मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर हो जाएगी H, इस मैग्नेटिक फील्ड का मान, इनटू माइनस म्यू ई कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं अपन माइनस H म्यू ई कॉस थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सोचते होंगे कि ये माइनस म्यू ई कॉस थीटा आखिर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए आप, ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है और ये इसका PE है और ये नीचे म्यू ई। तो अगर इस एंगुलर मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे H के ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है PE या म्यू ई और H के बीच में, ये यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। तो अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE cos थीटा। इसी तरह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना हो तो अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर H के ऊपर डालिए, ये देखिए, तो इसका मान हो जाएगा म्यू ई cos थीटा। और ये म्यू ई cos थीटा नीचे की तरफ है, तो इसका वर्टिकल और कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, ये हो जाएगा माइनस म्यू ई cos थीटा। तो ये माइनस म्यू ई cos थीटा और H इनका गुणा हो जाता है, तो इस तरह से आ जाता है E इक्वल्स टू माइनस H इंटू म्यू ई cos थीटा, इक्वेशन नंबर 6। और यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि थीटा के वही मान केवल संभव हैं या अलाउड हैं, परमिटेड हैं, जिनके लिए PE का वर्टिकल कंपोनेंट, PE का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब PE cos थीटा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि PE cos थीटा मतलब PE का वर्टिकल कंपोनेंट जो निकाला था अपन ने, वो h/2π का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो थीटा के वही मान पॉसिबल होंगे। तो PE cos थीटा बराबर ms इंटू h/2π, ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ms क्या है यहाँ पे ms है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके दो मान होते हैं प्लस माइनस हाफ। अब इक्वेशन नंबर 1 में PE बराबर h/2π√s इंटू s+1 होता है, ये आपको मालूम ही है। तो इस इक्वेशन को अपन अब क्या करेंगे, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PE cos थीटा
ये हो जाएगा h/2 अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन कॉस थीटा। ये देखिए h/2 अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू कॉस थीटा। अब इसी को अपन लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा, आपको मालूम है ये बराबर किसके होता है, एम एस इंटू h/2 इक्वेशन 7 से। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ अपन ने इसकी जगह क्या लिख लिया, एम एस h/2 इक्वल्स टू h/2 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड का, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन कॉस थीटा। ये हो गया h/2 कट जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन कॉस थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन आ गए हैं। अब हमको मालूम है कि म्यू ई बराबर क्या होता है, माइनस जी ई बीटा ई अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन, है ना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब इसको भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, म्यू ई कॉस थीटा बराबर माइनस जी ई बीटा ई अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन कॉस थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। म्यू ई कॉस थीटा वैसे ही लिखा रहने दीजिए, माइनस जी ई वैसे ही लिखा रहने दीजिए, बीटा ई वैसे ही लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 9 को अगर देखो तो ये किसके बराबर है, ये एम एस के बराबर है। तो म्यू ई कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया माइनस जी ई बीटा ई इंटू एम एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 को अपन ने एक बार पुनः यहाँ पे लिखा है, म्यू ई कॉस थीटा बराबर माइनस जी ई बीटा ई इंटू एम एस। अब एनर्जी बराबर क्या होती है, एक्चुअली अपन को क्या है, अल्टीमेटली एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस एच म्यू ई कॉस थीटा, है ना, इक्वेशन नंबर 6 से। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 10 से, इक्वेशन 10 का जो मान है म्यू ई कॉस थीटा, इस मान को इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो एनर्जी बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ई इक्वल्स टू ऐसे ही है, ये माइनस एच है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन होने पर, एच वैसे ही लिखा है। म्यू ई कॉस थीटा के बदले अपन ने क्या लिख दिया, ये लिख दिया जी ई बीटा ई इंटू एम एस, ये लिख दिया आपने। तो एनर्जी बराबर आ गया इक्वेशन नंबर 11 एच जी ई बीटा ई इंटू एम एस। अब ये जो इक्वेशन 11 है ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दर्शाता है। अब एम एस के दो मान हैं तो ऊर्जा के भी दो मान होंगे। एक बार एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ रखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, ई प्लस, यहाँ पे ई प्लस लिख दिया अपन ने, हाफ एच जी ई बीटा ई, इक्वेशन नंबर 12। और दूसरी बार आप क्या रखिए, एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एच जी ई बीटा ई। ये हो गया इक्वेशन 13। दोनों इक्वेशन देखिए आप, यहाँ प्लस हाफ आया है, यहाँ माइनस है, बाकी दोनों एक से हैं, यहाँ ई प्लस है और यहाँ ई माइनस। तो यहाँ अब इस डायग्राम को देखो आप, जब तक फील्ड बाहर से नहीं लगाई जाती दोनों एनर्जी लेवल एक से होते हैं, और जैसे ही फील्ड लगाते हैं अपन दोनों एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल्स में टूट जाते हैं। एक है ई माइनस नीचे की तरफ और एक है ई प्लस। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है, ई प्लस माइनस ई माइनस को डेल्टा ई कहते हैं अपन, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इक्वेशन 12 से इक्वेशन 13 को घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि डेल्टा ई, मतलब ये जो इनके बीच का अंतर है, डेल्टा ई बराबर आएगा एच जी ई इंटू बीटा ई। इक्वेशन 12 से इक्वेशन 13 को घटाएंगे तो ये इक्वेशन 14 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो ऊर्जा का अंतर है उसका मान होगा एच जी ई बीटा ई। ये इक्वेशन 14 हो गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ रेजोनेंस कैसे प्राप्त होगा। तो रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए अपन अब क्या करेंगे, देखिए अपन बाहर से माइक्रोवेव रेडिएशंस को इंसिडेंट करेंगे। ये देखिए ये माइक्रोवेव रेडिएशंस चले आ रहे हैं, ये ई माइनस एनर्जी लेवल है, ये ई प्लस है। ई माइनस एनर्जी लेवल को बीटा स्पिन भी कहा जाता है या बीटा लेवल, और ये अल्फ़ा स्पिन कहलाती है या अल्फ़ा लेवल। तो जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशंस जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू आर है और ऊर्जा एच न्यू आर है, ये बाहर से लाए जाते हैं, तो जब इस ऊर्जा का मान इस ऊर्जा अंतर डेल्टा ई के तुल्य हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त हो जाती है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है ऊपर, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जैसे ही माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी और ई प्लस लेवल और ई माइनस लेवल की एनर्जी का जो अंतर है वो बराबर हो जाता है,
तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच जी, बीटा ई इक्वल्स टू एच न्यू आर, ये कंडीशन जैसे ही फुलफिल होती है, संतुष्ट होती है, वैसे ही रेजोनेंस हो जाता है। और रेजोनेंस होने का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ई माइनस लेवल में, ये ऊपर चला गया, और जैसे ही ऊपर जाता है इसकी स्पिन भी चेंज हो जाती है। तो ये कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन। क्या कहलाती है ये? रेजोनेंस कंडीशन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करेगा तो उसका एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जब अपन बाहर से फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के स्प्लिट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में रहता है। जब बाहर से अपन माइक्रोवेव रेडिएशन लाते हैं, पर्याप्त ऊर्जा जिनकी हो, ताकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चला जाए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट माइक्रोवेव रेडिएशन है उनकी एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के अंतर के। तो जब ये कंडीशन मिलती है तो अपन कहते हैं कि रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस होने का सीधा सीधा मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो कुल मिला के अगर संक्षेप में देखें आप, तो जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं उनकी एक निश्चित आवृत्ति होती है न्यू आर। अगर उस आवृत्ति का रेडिएशन अपन लेके आते हैं और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी बराबर दोनों ऊर्जा स्तरों की एनर्जी के अंतर के डेल्टा ई के, तो अपन को रेजोनेंस प्राप्त होता है। और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ई प्लस और ई माइनस लेवल्स को अपन अल्फ़ा और बीटा स्पिन्स भी या अल्फ़ा और बीटा लेवल्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका सिद्धांत हो गया। अब इस यूनिट में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ और आगे जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के, फैक्टर्स अफेक्टिंग जीई। जो जीई है, लिंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इसकी चर्चा अपन करेंगे डिटेल में। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट ईएसआर का क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग, ये हम आपको बताएंगे। फिर जो आपको ईएसआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे पीक्स उसके स्प्लिट हो जाते हैं, कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं जिसके कारण स्प्लिटिंग होती है, उदाहरण सहित, इसको भी अपन कवर करेंगे आगे। और फिर स्पिन हैमिल्टोनियन, ये स्पिन हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो इस प्रकार से आने वाले जो लेक्चर हैं ये अपन आगे के वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे अपलोड करूँगा मैं, आप उनको देखिएगा, समझिएगा, और कोई कमेंट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अप टू डेट रखने के लिए अपने आप को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको आशा है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा लेक्चर को, और कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इसको फिर से आप रिपीट कर देंगे तो पूरा लेक्चर आप फिर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।